हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बीके क्लासेस में। आज हम विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीटेट 2020 के लिए चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में सत्य हैं। तो पहला कथन है, इस प्रक्रिया में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। दूसरा कथन है, प्रकाश संश्लेषण में CO2 तथा H2O का उपयोग किया जाता है। तीसरा कथन है, प्रकाश संश्लेषण में CO2 मुक्त होती है तथा O2 उपभोग होती है। और चौथा कथन है, प्रकाश संश्लेषण में O2 मुक्त होती है तथा कार्बन मोनोऑक्साइड का उपभोग होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश की ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, जिसमें पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके तथा पृथ्वी से जल तथा लवण लेकर क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहला कथन, इस प्रक्रिया में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 तथा H2O का उपयोग किया जाता है, हमारा ये कथन भी बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 मुक्त होती है तथा O2 उपभोग होती है, तो CO2 मुक्त नहीं होती है, O2 मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण में O2 मुक्त होती है तथा कार्बन मोनोऑक्साइड का उपभोग होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का उपभोग नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग होता है। इसलिए हमारे कथन A और B सही हैं, तो हमारा विकल्प C सही है। भोजन के पाचन में शामिल जटिल प्रक्रियाओं का सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले पाचन के लिए अंतःग्रहण करते हैं, जो मुख के द्वारा होता है। पाचन, भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है। अवशोषण, आंतों के द्वारा पोषक तत्वों को ग्रहण कर लिया जाता है। स्वांगीकरण, जो पोषक तत्व आंतों के द्वारा अवशोषित होते हैं वो कोशिकाओं में मिल जाते हैं। और लास्ट में बहिक्षेपण हो जाता है या निष्कासन हो जाता है वर्जित पदार्थों का। तो इसका विकल्प डी सही है, जिसमें सबसे पहले अंतःग्रहण, उसके बाद पाचन, फिर अवशोषण, फिर स्वांगीकरण और लास्ट में निष्कासन होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, अधिगम की जटिलता की प्रतिक्रिया के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी विधि के उपयोग की सलाह विज्ञान शिक्षक को नहीं दी जानी चाहिए। मतलब कौन सी विधि विज्ञान शिक्षक को यूज नहीं करनी चाहिए। गूढ़ प्रक्रियाओं को समझने हेतु हस्तप्रचलित सामग्री का उपयोग, इसको विज्ञान शिक्षक यूज कर सकता है। शिक्षण स्तर को अलग अलग विद्यार्थियों के स्तर से थोड़ा अधिक, परंतु कक्षा के स्तर की सीमा के भीतर रखना। कक्षा की सीमा के भीतर जब हम किसी अधिगम स्तर को रखते हैं तो उससे बच्चे अधिक सीखते हैं। तो इसलिए विकल्प मतलब ये विधि भी विज्ञान शिक्षक यूज कर सकता है। जटिल संकल्पनाओं को आरंभ करते समय विद्यार्थी के चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए केवल मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों को पूछना चाहिए। हाँ, मुक्त उत्तर पूछने से कक्षा का वातावरण एक सौम्य वातावरण बन जाता है, अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण बन जाता है। विद्यार्थी के पूर्ववर्ती ज्ञान का पता लगाने हेतु पूर्व परीक्षण लेना, इस विधि का उपयोग विज्ञान शिक्षक को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे विद्यार्थी कभी कभी हतोत्साहित हो जाता है। चौथा क्वेश्चन है, आहार नाल का वह कौन सा भाग है जो यकृत से पित्तरस ग्रहण करके इसे पित्ताशय में संग्रहित करता है। तो यकृत से पित्तरस ग्रहण करके पित्ताशय में अग्नाशय संग्रहित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी पाठ से पहले सामान्य नियम स्पष्ट किए जाते हैं और उसके बाद उदाहरण दिए जाते हैं। तो विकल्प दे रखे हैं संज्ञानात्मक पाठ में, कौशल पाठ, निगमनात्मक पाठ या आगात्मक पाठ। तो जब हमें पाठ से पहले अगर सामान्य नियम दिए जाएं और बाद में उदाहरण, तो वो होता है निगमनात्मक पाठ। तो इसका विकल्प सी सही है। और जब पहले उदाहरण दिए जाएं और बाद में नियम दिए जाएं तो वो होता है आगात्मक। क्वेश्चन नंबर 6, विज्ञान में पाठ्यचर्या योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। तो सबसे पहला विकल्प है, यह प्रत्येक सत्र के लिए प्रत्येक कार्य इकाई का विवरण देती है। दूसरा है, पूर्व अधिगम पर निर्मित करने के लिए प्रत्येक पाठ के विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों की योजना बनाने के लिए की जाती है। तीसरा है, प्रत्येक सत्र के लिए किए जाने वाले वैज्ञानिक प्रकरणों को निर्धारित करने के लिए की जाती है। और चौथा विकल्प है, वैज्ञानिक अध्ययन को दूसरे विषय क्षेत्रों के कार्य के साथ जोड़ने के लिए की जाती है। तो पाठ्यचर्या योजना का जो सर्वाधिक उपयुक्त जो विषय है वो है पूर्व अधिगम पर निर्मित करने के लिए प्रत्येक पाठ के विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों की
योजना बनाने के लिए की जाती है। क्योंकि विकल्प इसका अगर हमसे सर्वाधिक उपयुक्त नहीं कहते तो विकल्प तो ये भी सही था कि प्रत्येक सत्र के लिए प्रत्येक कार्य इकाई का विवरण देती है हमारी पाठ्य योजना, लेकिन जो सर्वाधिक उपयुक्त है वो ये ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूतापीय ऊर्जा एक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत है। इस ऊर्जा के लिए सर्वाधिक संभाव्य क्षेत्र वे हैं। तो पहला विकल्प है जहां तापीय विद्युत संयंत्र हैं, दूसरा जो भूपट्टी में तप्त स्थलों के ऊपर हैं, तीसरा जो तटीय क्षेत्रों के निकट हैं, और चौथा जहां कोयले की खानें हैं। तो हमें भूतापीय, जैसा नाम से मालूम हो रहा है कि भू का मतलब होता है पृथ्वी और तापीय से मतलब गर्माहट से, तो जो तप्त स्थल हैं जहाँ से ये ऊर्जा प्राप्त होती है तो गर्म क्षेत्रों से ही प्राप्त होगी। तो इसलिए हमारा है विकल्प बी सही, जो भूपट्टी के तप्त स्थलों से प्राप्त होती है, क्योंकि रेडियो एक्टिव पदार्थों के विघटन से और सौर ऊर्जा के द्वारा भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती रहती है। कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सजीव है ईस्ट, शैवाल, साइनोबैक्टीरिया या जीवाणु। तो कोशिका भित्ति वाला सबसे जो छोटा जीव है वो है जीवाणु। यह एक कोशिकीय होता है, ये अकेंद्रीय कोशिका भित्ति युक्त एक कोशिकीय जीव है। प्राय ये सर्वत्र मिलते हैं, और जो कोशिका भित्ति होती है वो मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 9, जब CNG या LPG का पूर्ण दहन होता है तब उत्पाद बनते हैं। तो पहला विकल्प है CO2 व H2O, दूसरा विकल्प है CO2, SO2 व H2O, तीसरा विकल्प है केवल CO2, चौथा विकल्प है CO2, CO तथा H2O। तो जब CNG और LPG का पूर्ण दहन होता है तब CO2 तथा H2O बनते हैं तथा ऊर्जा प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 10, विज्ञान में आकलन हेतु विद्यार्थियों की योग्यता के परीक्षण पर ज़्यादा बल दिया जाना चाहिए। मतलब विद्यार्थी की कौन सी योग्यता का परीक्षण सबसे ज़्यादा किया जाना चाहिए। तो सबसे पहला विकल्प है मुक्त अंत वाले प्रश्नों के उत्तर देने, उच्च अधिगम के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम होने, तीसरा है विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों को सही रूप में बताने, या चौथा दैनिक जीवन की अपरिचित परिस्थितियों के संकल्पना की समझ को व्यवहार में लाने। तो वो विद्यार्थी सबसे ज़्यादा योग्य होते हैं जो दैनिक जीवन की अपरिचित परिस्थितियों एवं संकल्पनाओं को समझ को व्यवहार में लाते हैं तथा जो समस्या हैं उसका समाधान करते हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि विज्ञान शिक्षण में रचनावाद उपागम की ओर संकेत करता है। तो पहला विकल्प है विद्यार्थियों को अधिक से अधिक पाठन सामग्री उपलब्ध कराने, बी कमज़ोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त शैक्षणिक सहायता उपलब्ध कराने, समस्या समाधान में विभिन्न गणितीय सूत्रों का अनुप्रयोग करने, विद्यार्थियों को अनुभाविक अधिगम उपलब्ध कराने। तो जो रचनावाद उपागम होती है वो अनुभव अधिगम देती है। मतलब जो रचनावाद उपागम है वो अनुभव अधिगम पर आधारित होती है। तो इसलिए हमारा डी विकल्प सही है, जिसमें विद्यार्थियों को अनुभविक अधिगम उपलब्ध कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 कि विज्ञान में योगात्मक आकलन को पर बल देना चाहिए। अवलोकन कौशल पर आकलन करने, विद्यार्थियों के अधिगम कठिनाइयों वाले क्षेत्रों का निदान करने, मुख्य रूप से प्रायोगिक कौशलों का परीक्षण करने, या महत्वपूर्ण सैद्धांतिक संकल्पनाओं का परीक्षण करने। तो जो योगात्मक आकलन है वह अधिगम कठिनाइयों वाले क्षेत्रों का निदान करने में, जिससे छात्रों की जो रुचि है और कठिनाइयों का पता लगाया जा सके। यह पद्धति जो होती है एक वैज्ञानिक पद्धति है, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो है बी सही। तेरहवां क्वेश्चन है विज्ञान शिक्षण की परियोजना पद्धति की एक मुख्य सीमा यह है कि यह ज्ञान को क्रमिक रूप से अर्जित नहीं किया जा सकता। विभिन्न विषयों में संकल्पनाओं के एकीकरण को प्राप्त किया जा सकता है। विद्यार्थियों को अधिक मात्रा में मानसिक और शारीरिक कार्य करना पड़ता है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। तो जो परियोजना पद्धति है वह किसी समस्या का समाधान वास्तविक परिस्थिति के आधार पर करती है। तो वास्तविक परिस्थिति में हमें एकदम क्रमिक ज्ञान प्राप्त नहीं होता है।
अगर हमारे सामने अचानक समस्या आ जाए तो उसका समाधान हमें करना पड़ता है, तो इसलिए इसका विकल्प ए सही है। 14वां क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षण में परियोजना पद्धति के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। विद्यार्थियों के तर्क कौशल को दृढ़ करने। दूसरा विकल्प है कार्य करने की वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ावा देने। तीसरा है विज्ञान में आधारभूत संकल्पनाओं की समझ को बढ़ावा देने। और चौथा विकल्प है विद्यार्थियों की अंक संबंधी अंकीय योग्यताओं का समुन्नत करने। तो सबसे जो इसमें उपयुक्त है वो है कि यह वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ावा देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है परियोजना पद्धति का, तथा यह स्वयं सीखने या करके सीखने पर बल देती है, तथा इसके जो प्रतिपादक हैं वो सर विलियम किल्पैट्रिक हैं। तो यह इसका विकल्प बी सही है, कार्य करने की वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ावा देने की। 15वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ए महत्वपूर्ण तथ्यों तथा सूत्र सीखना। बी अध्याय के अंत में दिए गए अभ्यासों को हल करने में निपुणता विकसित करना। तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना। और लास्ट है वैज्ञानिकों के नाम एवं वैज्ञानिकों की खोज करना। तो सबसे पहली बात, जो विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है वो हमें सीखने पर तार्किकता एवं चिंतन को बढ़ावा देने के लिए होता है, क्योंकि जैसे महत्वपूर्ण तथ्यों एवं सूत्र सीखना ये तो रटना हो गया, अध्याय के अंत में अभ्यासों को हल करना एवं निपुणता हासिल करना इसका कोई मेन उद्देश्य नहीं होता है, तथा वैज्ञानिकों के नाम एवं वैज्ञानिकों की खोज को याद करना। तो अब जो शिक्षा नीति है वो रटने पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है, इसलिए हमारा विकल्प सी सही है, जिसमें तार्किक चिंतन को बढ़ावा दिया जाता है। और सीटेट में ज़्यादातर क्वेश्चन जितने भी आते हैं वो विकल्प देखने से हमें बिल्कुल एक से लगते हैं, लेकिन जो विकल्प सर्वाधिक उपयुक्त हो हमें वही विकल्प चुनना चाहिए। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।